नमस्कार, मैं हूं आपका किस्सा गो ओम प्रकाश। आप सभी का कथा कहानी के इस अद्वितीय चैनल किस्सा गो पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए विश्व कथा साहित्य से चुने हुए कुछ अनमोल रत्न प्रस्तुत किया करेंगे। तो आइए हम आपको कथालोक के अनूठे संसार की सैर करावें। आज की कहानी का शीर्षक है मांस का विलाप। सुप्रसिद्ध उड़िया कथाकार डॉक्टर कालिंदी चरण पाणिग्रही द्वारा लिखित यह कहानी केवल जानवरों की कहानी नहीं है, यह इंसानी संवेदनाओं पर भी गहरा सवाल उठाती है। जली एक मासूम हिरणी और डोरा एक ताकतवर शिकारी कुत्ता, जिनकी दोस्ती बचपन से अटूट रही। पर जब सत्ता और शिकार की हवस उन पर टूटी, तब जली की मासूम आंखों ने इंसानियत को आईना दिखाया। यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ताकतवर का अधिकार सिर्फ कमजोर को कुचलना है, या जीवन का असली अर्थ करुणा और मित्रता में छुपा हुआ है? तो आइए सुनते हैं मांस का विलाप। जली और डोरा दोनों बचपन से दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी छोड़ना पसंद नहीं करते। एक बार जली बीमार पड़ी। डोरा दिन रात उसी के पास बैठा रहा। उसे अलग करने के सारे प्रयास असफल रहे। आखिर वहीं दोनों के लिए खान पान की व्यवस्था कर दी गई। फिर एक बार डोरा के पांव जख्मी हो गए। जली को यह भली भांति मालूम है कि डोरा बहुत ही ताकतवर है, लेकिन यह बात उसकी समझ में नहीं आई कि उसे क्यों कर अलग कैद कर दिया गया है। वह जब डोरा से मिली, उसके पांव सूंघ कर उसके पीड़ा का अंदाज करने लगी। डोरा अंग्रेजी नस्ल का ग्रे हाउंड कुत्ता था और जली रियासत के जंगली इलाके से पकड़कर लाई गई थी। वह थी कृष्णसार जाति की हिरणी शावक। डोरा आया था मशहूर लंदन नगरी से और जली पैदा हुई थी उड़ीसा के जंगल में। डोरा मांसाहारी था और जली थी शुद्ध शाकाहारी। लेकिन पता नहीं कैसे दोनों की बचपन में गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। डोरा की अस्वस्थता जानकर जली ने उसके सारे अंगों को चाटकर सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के उपरांत डोरा स्वस्थ होने लगा और डगमगाते हुए पांव धरने लगा। उन दिनों पतझड़ शुरू हो गई थी। नए पत्ते आने लगे थे, कलियां खिलने लगी थीं। दोनों मित्र कोमल दक्षिण पूर्ण से उन्मत्त होकर खूब खेलने लगे। दोनों की भाव विह्वलता ऐसी थी मानो वे दोनों उस रहस्यमय प्रदेश की ओर दौड़ जाएंगे जिधर से बसंत की बयार आ रही थी। डोरा जब दौड़ता तो लगता कि एक पतला धागा जमीन के ऊपर ऊपर चला जाता हो। उसकी नाक, कान, आंख, पांव, चेहरा आदि पहचानना कठिन हो जाता। किंतु जली की दौड़ की अलग शैली थी, मानो वह फ्रांसीसी नृत्य की रचना कर रही हो। उसके पांव जमीन से ऊपर आसमान में लहराते रहते थे। ये दोनों जानवर जमींदार साहब को अत्यंत प्रिय थे। डोरा विलायत से आया था, इसलिए उसका अंग्रेजी नाम रखा गया था। जली को वह बहुत चाहता था, इसलिए उसको भी अंग्रेजी नाम दे दिया गया। कर्म मुखर दिवस के अवसान के बाद जमींदार साहब कभी कभी कचहरी के सामने वाले मैदान में घूमा करते हैं। उस समय ये दोनों जानवर उनके साथ साथ रहते हैं। उनके तरह तरह के खेल तमाशे देखकर उनके थके मांदे मन को जो आनंद प्राप्त होता है, वह वास्तव में बहुमूल्य है। शिकार खेलने के लिए डोरा की आवश्यकता हो सकती है, परंतु जमींदार साहब के जीवन में जली की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर भी जीवन व्यस्तता के कारण उसको तनिक जगह मिली थी। वह उनके लिए प्रसन्नता का स्रोत थी। जब जमींदार साहब गश्ती में निकलते थे, जली उनकी हथेली और पांव चाटती हुई उनसे सटकर साथ साथ चलती थी। डोरा कभी पीछे कभी आगे रहता था, कभी सामने बैठ जाता था और दुम हिलाकर सामने वाली टांगे उठाकर नमस्कार की मुद्रा में उनका स्वागत करता था। कभी कभी जांघ के नीचे घुसकर उनकी चाल को शिथिल कर देता था। यदि रास्ते में कोई कुत्ता जली की तरफ आंख उठाता तो वह भयभीत हो जमींदार साहब के टांगों के बीच छुप जाती थी। डोरा तत्काल लड़ाई के लिए तैयार हो जाता था और गली का कुत्ता अपनी जाति के वीर को देखकर पीठ दिखाकर भाग जाता था, क्योंकि उसकी ताकत से अड़ोस पड़ोस के कुत्ते भली भांति परिचित थे। बल्कि गली के कुत्तों से डोरा की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। कोई कुत्ता पीठ दिखाकर भागता हो तो डोरा उसका पीछा नहीं करता था और न अपनी हीनता का प्रदर्शन करता था। जमींदार की शिक्षा दीक्षा रायपुर में हुई थी।
वे आधुनिक मिजाज के आदमी थे। वे शिष्टाचार, बातचीत तथा व्यवहार में बहुत भद्र थे। देशी जनता के बीच वे धोती कुर्ता चादर जैसी ठेठ देशी पोशाक में ठेठ भारतीय थे और विलायती साहबों के साथ पक्के विलायती बन जाते थे। बड़े बड़े विलायती साहब शिकार के उद्देश्य से वहां आते और जमींदार साहब के मेहमान बनते थे। उन लोगों को ठहराने के लिए अतिथिशाला का भी निर्माण कराया गया था। केवल जली और डोरा ही पालतू नहीं थे, बल्कि भांति भांति की चिड़ियां, बंदर, भालू, मछलियों आदि अनेक प्राणी जमींदार साहब के अन्न से पालित पोषित थे। कहना न होगा, जमींदार का भवन एक छोटा मोटा चिड़ियाघर था, किंतु डोरा और जली को ही उनके करीब रहने का मौका मिला था। उनकी एकलौती प्यारी पुत्री के ये दोनों खास दोस्त थे। अधिकांश समय ये दोनों उसके साथ बिताते थे। बगीचे में धाय के साथ वह छोटी छोटी मुलायम घास नोचती थी। जली लड़की के मुंह के पास अपना मुंह रख देती थी। डोरा दौड़ कर आता था और अपनी छोटी मालकिन के सामने दुलार के खेल दिखाता था। छोटी मालकिन तू काएगा तुतलाते हुए कुत्ते के मुंह में घास भर देती थी। डोरा भी बिना अवज्ञा किए मुंह में घास पकड़ लेता था। बरामदे में बैठे बैठे जमींदार साहब यह सब निरीक्षण करते और भाव विभोर हो जाते थे। जमींदार भले ही विलायती साहबों से खूब मेल मुलाकात रखते थे, पर सामान्य जनता के प्रति भी उनके मन में प्रेम भाव था। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पधारने पर उसके स्वागत में कुछ भी उठा नहीं रखते थे। प्रजावर्ग भी उनके उच्च शिक्षित आभिजात्य व्यक्तित्व को पर्याप्त सम्मान देता था। फिर भी जमींदार साहब के प्रति जनमत अनुकूल नहीं था। इलाके के बूढ़े उन्हें भ्रष्ट और विधर्मी समझते थे। कोई कोई उन पर फिजूल खर्ची और अत्याचारी होने के आरोप लगाते थे। सामान्य जनता की आंखों में पहली गलती यह थी कि वे विदेशी लोगों से ज्यादा मिलते जुलते थे और उनके आचार विचार से प्रभावित थे। वास्तव में उनकी पोशाक और खान पान में अंग्रेजियत बहुत थी। उन्हें अपने आप को जितना नियंत्रित रखना चाहिए था, उतना वे नहीं कर पाते थे। अब की बार बड़े दिन की छुट्टियों में पुलिस के डीआईजी साहब शिकार खेलने इधर पधारने वाले हैं। उन्होंने लिख भेजा है कि वे जमींदार के अतिथि रहेंगे। उनके साथ उनके श्रीमती, सुपुत्र और सुपुत्री भी आ रहे हैं। जमींदार साहब की डीआईजी साहब से पुरानी मित्रता है। अब की बार वे अपनी पत्नी और कन्या के साथ पधार रहे हैं। 4 दिन पहले से अतिथि भवन की सफाई धुलाई चल रही है। जहां शिकार खेला जाएगा वहीं तंबू लगाया जा रहा है। अब की बार वे चिड़ियों, हिरण आदि का शिकार खेलने वाले हैं। कटक से जरूरी सामान मंगवाए गए हैं। नौकर चाकर, बेगार, मुंशी सभी इंतजाम करने कराने में व्यस्त हैं। किसी की मौत भी आ जाए तो वह मर नहीं सकता। जैसे हमेशा होता था, लोग जमींदार को पीछे पीछे गालियां भी बक रहे थे। डीआईजी साहब की अगवानी के लिए जमींदार साहब कुछ दूर अपनी मोटर से गए। नियत समय पर वे पहुंचे। साहब की पत्नी और पुत्री से मिलकर वे धन्य धन्य हो गए। जमींदार साहब की कोठी में बड़ी व्यस्तता थी। कोई एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं पाता था। हर आदमी बहुत ही व्यस्त था। तय हुआ कि आज अतिथि भवन में आराम किया जाएगा और कल प्रातःकाल चाय पान के उपरांत ही शिकार स्थल के लिए रवाना होंगे। शिकार का स्थल जमींदार की कोठी से 12-14 मील दूर है, जो बीहड़ जंगल के अंदर है। आसपास कोई बस्ती नहीं है। नौकर चाकर, बेगार, बावर्ची आदि पहले ही सारा सामान लेकर निकल गए। उसके बाद साहब का परिवार, स्वयं जमींदार, उनके 2 शिकारी कुत्ते और बोरा और जली मोटर गाड़ी पर सवार हुए। जली का जाना अनावश्यक था, फिर भी डोरा के आग्रह को ध्यान में रखकर उसे भी साथ ले जाना पड़ा। उसके बिना डोरा रह ही नहीं सकता। जली साथ गई। उसके लिए छोटी मालकिन से अनुमति भी ली गई। उनका हुक्म था कि डोरा और जली सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं। मेरी क्रिसमस की खुशियों में आज पूरे 5 रोज बीत गए। जंगल में सारा सामान पहुंचाया जा रहा है। डीआईजी साहब को तनिक भी कष्ट महसूस नहीं हुआ, वरन शहर के कोलाहलमय वातावरण से दूर इस निर्जन अरण्य प्रदेश में उन्हें अपार शांति प्राप्त हो रही थी। 2 दिन के लिए आए थे और 5 दिनों के बाद भी लौटने को जी नहीं चाह रहा था। आज सामान करीब करीब खत्म हो गया था। कल सुबह लौटना था। दोपहर के भोजन के उपरांत जमींदार जी के साथ साहब शिकार पर निकले। पिछले 4 दिनों से उनकी श्रीमती जी और पुत्रियां बहुत आनंद प्राप्त कर चुकी हैं।
आज वे लोग शिकार के लिए नहीं जाएंगी। नौकर चाकर बेगार आदि को भी इस बात की छूट है कि शिकार में थोड़ी बहुत सहायता करें या न करें, क्योंकि सभी थके मांदे हैं। 2-3 लोग ही उनके साथ गए। 2 बार निशाना चूक जाने के बाद चिड़िया मारना बेकार हो गया। चिड़ियों को फिर अपनी जगह वापस पहुंचने के लिए मौका दिया गया और दोनों शिकारी हिरन की तलाश में जंगल में घुसे। दूर दूर चक्कर काट कर निराश हो गए। 3 नौकरों को हिरन की तलाश में जंगल में भेजा गया। कौन कहाँ हुक्का पी रहा है या कोई खैनी रगड़ रहा है, यह जानना संभव नहीं था। दोनों शिकारी आहिस्ते आहिस्ते जंगल के अंदर घूमते घूमते तंबू से करीब 3-4 मील दूर चले आए हैं। इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। तब तक सांझ होने को आ रही थी। समीप की पहाड़ी की ओट में सूरज भगवान छिप रहे थे। लालिमा पश्चिम के क्षितिज पर निखर रही थी। जानवरों के रक्त पिपासु दोनों शिकारियों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया। पूरब की ओर धीरे धीरे काले बादल जमकर अंधकार फैला रहे थे। जिनकी दृष्टि जमीन की ओर गरी थी, आसमान से उनका क्या नाता। तीनों नौकरों ने मेघ को देखकर गप्पें बंद कर दी और साहबों की खोज में निकले। घने जंगल के बीच उन्हें दिन के समय भी खोज पाना असंभव था। अंधेरे में दोनों शिकारी जाने कहाँ गायब हो गए। बारिश के पहले ठंड का एक झोंका आया, तब उन्हें मालूम हुआ वर्षा सन्निकट है। तब तक दोनों तंबू से काफी दूर निकल गए थे। वर्षा से पहले तंबू तक पहुंचना बिल्कुल असंभव था। फिर भी दोनों ने कंधे पर बंदूक लटकाए दौड़ते हुए लौटना शुरू किया। गोली के सामने भयभीत हिरन का भागना, शिकार का हर्षद ध्वनि के साथ पीछे करना आदि आदि बातें तब उन्हें महसूस नहीं हुई, परंतु मेघ ने उसी प्रकार दोनों पर आक्रमण किया। आसपास कहीं भी आश्रय नहीं मिला। चारों ओर अंधेरा, निरंतर और अंधेरा, तूफान। वनस्थली को जैसे महाक्रंदन की ध्वनि सता रही हो। आखिर बड़ी मुश्किल से रास्ता खोजकर दोनों आगे बढ़े। तब तक उनके कपड़े गीले और भारी हो चुके थे। लंबी लंबी सांसें लेते हुए करीब रात को 8 बजे तंबू तक पहुंच सके। रात के भोजन का कोई इंतजाम नहीं था, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय था। शिकार तो कहीं मिला नहीं। खैर, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सवेरे ही वह जगह छोड़ देने का तय हो चुका था। शिकार का कोई ठीक ठिकाना था नहीं, इसलिए रात्रि भोजन का आयोजन नहीं किया गया। अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। जमींदार की कोठी वहां से 14 मील दूर थी। वहीं आदमी भेजकर खाना मंगाना भी संभव नहीं था। रास्ता पानी से डूब गया था। आसपास कोई ऐसी बस्ती भी नहीं थी जहां से डीआईजी साहब और जमींदार के लिए खाने लायक कोई चीज मंगाई जाए। दोनों मांसाहारी थे, तिस पर आज दोनों बड़े संकट में फंस गए थे। वास्तव में एक समस्या खड़ी हो गई। रोज शिकार के लिए जाने से पहले जमींदार साहब मांस की व्यवस्था कर जाते थे। क्या किया जाए? जमींदार नाहक बेगारों पर बिगड़ने लगे। यह सब देख साहब मुस्कुराने लगा। रात्रि भोजन की एक व्यवस्था हो सकती है। डीआईजी साहब की मुस्कान में मुस्कान मिलाते हुए जमींदार बोले, बहुत अच्छा, बताइए। डीआईजी ने कहा, अच्छा, आपको अपना हिरन देने में कोई आपत्ति तो नहीं? वाह, क्या बढ़िया भोजन होगा। इस जंगल से तो आप जब चाहें सैकड़ों हिरन पकड़ सकते हैं। क्यों, हमारा प्रस्ताव जचा कि नहीं? जमींदार कुछ सोच रहा था। साहब के वाक्य का आखिरी हिस्सा सुनकर चौंक पड़ा। बोला, ओ यस, इट्स अ फाइन आइडिया। जमींदार डीआईजी जैसे अभिजात तथा ऊंचे दर्जे के अतिथि के प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सके। लेकिन जली की बात सुनकर जमींदार के दिल की धड़कन जाने क्यों तेज हो गई। जली को वे बहुत प्यार करते थे। उसके प्रति ममता पैदा होने का कारण भी था। एक दिन एक विदेशी मित्र के साथ अपने शिकार कला का कमाल दिखाते हुए उन्होंने जली को पाया था। तब उसकी माँ उसे दूध पिला रही थी। जमींदार की गोली से हिरनी मर गई, लेकिन यह अबोध शिशु वहीं निर्भय खड़ा रहा। जमींदार का आदमी जब उसे पकड़ने गया तब वह वैसे ही खड़ा था। शायद माँ के पास रहकर वह निर्भय था। विदेशी मित्र से भले ही उन्हें शिकार कला पर काफी प्रशंसा मिली, पर छोटी निर्दोष बच्ची की दोनों निरीह आंखें देखकर उसकी माँ के हत्यारे जमींदार बाबू के दिल में श्रद्धा और वात्सल्य का भाव उजागर हो गया। जली को मारकर उसका मांस खाना पड़ेगा।
उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। यह प्रस्ताव सुनकर उनका शिकारी मन भी स्तब्ध हो गया, पर इतने बड़े माननीय अतिथि के प्रस्ताव को इनकार भी नहीं किया जा सकता। जमींदार साहब की स्वीकृति पाकर साहब खिल उठे और जली को काटने को तैयार हो गए। खुद जब तक रोज एक न एक जानवर नहीं मारते तब तक साहब को ठीक नहीं लगता। लड़ाई में उन्होंने बहुत आदमी मारे थे, इस कारण उन्होंने काफ़ी नाम कमाया था। यह सुनने में आता है कि जिस दिन शिकार का मौका नहीं मिलता वे मुर्गों को काटकर अपना जी ठंडा करते थे। इस आदत की तारीफ करते हुए उनकी श्रीमती जी ने कई बार कहा कि एक दिन शिकार न पाकर साहब खुद अपनी गर्दन काटने को तैयार हो गए थे। जली और डोरा एक दूसरे से लिपट कर बड़े प्रेम से सो रहे थे। उस समय कोई अपरिचित डोरा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। केवल जमींदार का माधो नाम का नौकर ही जाता था। जमींदार साहब के इशारे पर माधो जली को लाने के लिए गया। आहट सुनकर डोरा जागा और भूखने लगा। माधो की चुप करी की आवाज पहचान कर शांत हुआ, लेकिन जब माधो जली को उठाकर साथ लाने को हुआ, डोरा उसके साथ आने के लिए बेचैन हो उठा। माधो मजबूरन उसे भी जंजीर में पकड़कर साथ लाया। बहुत समझदार होते हुए भी डोरा उस समय जली को पकड़कर लाने का कारण न जान सका। माधो डोरा को पकड़े रहा और जली को खानसामा को दे दिया गया। साहब अपने आतताई स्वभाव को तृप्त करने के लिए तैयार हुए। छुरे का फल रोशनी में चमक उठा। खानसामा ने टांगे बांधकर जली को खड़ा कर दिया ताकि चाकू चलाते वक्त वह हिलडुल न पाए और साहब को शिकार काटने में असुविधा न हो। जली को क्या चिंता, वह अपने मालिक जमींदार साहब और सारे संकट के क्षणों के परम मित्र बोरा को देख निर्भय खड़ी थी। दो टांगे बंधने के बाद कभी सुख दुख के साथी डोरा की ओर, कभी अपने मालिक जमींदार की ओर निहारती थी। जमींदार साहब की पत्नी और पुत्री के साथ बड़े प्रेम से गप लड़ा रहे थे, फिर भी उनके अंदर से कोई उन्हें जैसे कह रहा था, जरा जली की तरफ भी देखो। वे देखकर भी न देखने का अभिनय करते रहे। देखने से कहीं वह मनुष्य की तरह कुछ बोल देगी और वे अपराधी बन जाएंगे और उनकी बदनामी होगी। गोरे साहब के हाथ में चाकू देखकर डोरा के मन में शंका हुई। जब वे चाकू साफ करके खड़े हुए, जमींदार साहब की दृष्टि यकायक जली के ऊपर पड़ी और उन्हें ऐसा लगा कि जली उनकी तरफ कातर नयनों से निहार अपने प्राणों की भीख मांग रही है। वे किसी बहाने तंबू के अंदर घुस गए, पर डोरा ने जली की विनती सुन ली। बचपन से शरण देने वाले मालिक के चले जाने के बाद जली ने अपने साथी डोरा की तरफ दृष्टि फेरी। डोरा ने समझा। गोरे साहब के हाथ में चाकू देखकर वह सब कुछ समझ गया। वहां उसने बकरों हिरणों को कटते देखा था। उसकी प्रिय जली की भी वही दशा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जब साहब चाकू पकड़कर आए, सहसा एक ही झटके में माधो के हाथ से छूटकर जली को पकड़ने वाले एक खानसामा को डोरा काट खाया। साहब, नौकर, खानसामा आदि डर के मारे झटपट तंबू के अंदर घुस गए। जमींदार पहले से तंबू के अंदर उदास बैठे थे। साहब की बुरी हालत देख उन्होंने माफी मांगी और माधो पर बिगड़ गए। फिर भी हृदय की अत्यंत वेदना उनकी वाणी से टपक रही थी। माधो ने जबरदस्त डांट खाकर डोरा को किसी तरह एक पैर से बांध दिया। साहब ठहाके मारते हुए चाकू लिए तंबू से बाहर निकले। चाकू दिखाकर डोरा का मजाक उड़ाया और जली की तरफ घूमे। जमींदार साहब ने अनुभव किया कि जली वैसे ही कातर मुद्रा में उनकी तरफ ताक रही थी। सहसा साहब को कुछ कहने का मन हुआ। क्या मैं पागल हूं? सोचकर वे कुर्सी पर बैठ गए। वह जगह छोड़ना चाहते हुए भी साहब को खुश करने के लिए वहीं बैठे रहे। उन्हें जली के पास आते देख जमींदार ने रुमाल से मुंह ढक लिया। डोरा की करुण पुकार उनके कानों में टकरा रही थी। उसके साथ एक घुटन भरी करुण आवाज की अनुगूंज थी जो कानों से होकर दिल को छू गई थी। वह थी जली की आवाज। रुमाल हटाकर देखा, तब तक सब समाप्त हो गया था।
भोजन की मेज पर जली का मांस खाते समय जमींदार का अंतर्मन बार बार इनकार करता रहा। बड़ी मुश्किल से वे मुंह में कुछ डाल सके। प्राणों की व्याकुलता से वे विचलित थे। सौभाग्य से अतिथियों में से किसी को उसका आभास न मिला। सोने जाने से पहले माधो ने कहा, डोरा को जो मांस दिया गया था उसने उसे छुआ तक नहीं। जमींदार जी बेमन से सोने के कमरे में चले गए। उनकी आंखों में नींद नहीं आई। करवटें बदल बदल कर गहरी सोच में पड़े रहे। सहसा घन घटा उमड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया। दोपहर का समय था। गोली खाकर उसकी मां धाराशायी हुई, पर अबोध शावक टस से मस नहीं हुआ। अपने को चुपचाप समर्पित कर दिया। फिर घना अंधकार। दोनों मित्र कंधे पर बंदूक लटकाए खेमे की तरफ आ रहे हैं। सहसा चाकू लिए हुए साहब निकले। ठहाके से वातावरण गूंज उठा। हिरन शावक की मासूम आंखें, कातर मुद्रा में प्राणों की भिक्षा, मानो वह कह रही हो, मैंने तो अपनी मां को खोकर आपका संरक्षण चाहा था। जमींदार जी चौंक उठे। सोचा, क्या अजीब सपना है। फिर सोए। फिर वही चेहरा, उसी मासूमियत के दृश्य देखे। बार बार नींद उचटने लगी। बार बार वही सपना देखा। दूसरे दिन सुबह लौटने का आयोजन हुआ। मित्र और मित्र परिवार के साथ जमींदार मोटर गाड़ी से चले। हंसी मजाक से कितना ही अपने दिल को बहलाने का प्रयास किया, पर उनके अंदर हिरन शावक का वही मासूम चेहरा उभरता रहा। मित्र परिवार उसी दिन विदाई लेकर चला गया। माधो ने डोरा को खींच खींच कर बड़ी मुश्किल से घर पहुंचाया। वह वहां से आना बिल्कुल नहीं चाहता था। उस समय जमींदार साहब बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। माधो चुपचाप चला गया। उनके मन में गहरी आत्मग्लानि थी, पर अपने को उन्होंने संतुलित कर रखा था, वरना लोग उन्हें पागल समझेंगे। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें उस अबोध कुत्ते के चरण छूकर क्षमा याचना करने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि वे अपने को उससे भी नीच समझ रहे थे। क्या मैं एक मांसाहारी कुत्ते से भी अधिक हिंसक नहीं हूं? क्या दुनिया में बलवान इसलिए पैदा हुआ है कि कमजोर को अपनी मुट्ठी में रख उसे पेट में झोंक कर जीवित रहे? एक को जीवित रहने के लिए क्या दूसरे की मृत्यु अनिवार्य है? आदमी सारी दुनिया को लील लेना चाहता है, और उसके पक्ष में मात्र तर्क यह है कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, विवेकी है। जमींदार के मन में प्रबल विराग पैदा हुआ। जिह्वा शिथिल हो गई। जिसने जली के मांस का स्वाद चखा था, उस गले में घुटन पैदा हो गई जिसने जली का कलेजा निगला था। जमींदार ने सोचा, यदि गला पूरी तरह घुट जाता, जिह्वा टुकड़े टुकड़े होकर कट जाती, तो उनकी यातना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। उसी समय पीछे से किसी ने पूछा, जली कहाँ है? जमींदार जी ने घूर कर देखा। पीछे उनकी 4 साल की नन्ही मुन्नी खड़ी है। वे एकाएक उठ खड़े हुए और पुत्री को गले लगाकर बोले, है। बिना कुछ सुने वह नाराजगी की मुद्रा में और डबडबाई आंखों से बोली, झूठ। माधो ने कहा है साहब ने उसे काट खाया है, मैं उसको मारूंगी। पुत्री का रोष और नाराजगी देख जमींदार की आंखों से आंसुओं की झड़ी शुरू हो गई। अबोध बच्ची से अपने आंसू छुपाने के लिए उसे आया के पास छोड़ आए और अपने कमरे में पलंग पर लेटकर बच्चों की तरह रोने लगे। परंतु बच्ची का वह सवाल, जली कहाँ है, उनके मन में निरंतर गूंजने लगा। उन्होंने अपने से बार बार वही सवाल पूछा। उनके कानों को अपने शरीर के रोम रोम से जली की खाई हुई बोटी बोटी की क्रंदन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। उनकी नस नस में वह क्रंदन ध्वनि बिजली के समान फैल गई। वे बीमार हो गए। 2 हफ्ते ज्वर रहा, न कुछ खाया और न पिया। सबने सोचा जमींदार शायद ही ठीक हों, परंतु वे ठीक हो गए और उनके अंदर एक नए मानव का उदय हुआ। साहबों के लिए जो अतिथि भवन था, उसे गरीबों के लिए धर्मशाला घोषित कर दिया गया। जमींदार की कोठी में मांसाहार का निषेध हो गया। जमींदारी में कोई शिकार नहीं खेल सकता था और न कोई किसी जीव का वध कर सकता था। इस आशय का हुक्म जारी हो गया। डोरा ने कुछ नहीं खाया, तमाम दिन बिना खाना खाए पड़ा रहा। जमींदार जिस दिन बीमार पड़े, जाने वह कहाँ भाग गया। माधो खोजते खोजते वहां पहुंचा जहां जली की हत्या की गई थी। डोरा वही मिट्टी सूंघ रहा था।
उसने जहां अपने प्रिय साथी को खोया उसी जगह की उसे तलाश थी। माधव उसे पकड़ कर ले आया। फिर एक दिन वह लापता हो गया, नहीं मिला। लोग बताते हैं कि वह उस तंबू वाले स्थान की ओर गया है। लकड़हारों का कहना है कि वे घने जंगलों में लकड़ी काटते समय किसी जानवर की घुटन भरी करुण आवाज सुनते हैं। वह आवाज जली की है या डोरा की। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी अन्य कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद।